सो हेलो बच्चों, दिस इज योर करली भैया और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 का एक ऐसा चैप्टर जो थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल तो इंपॉर्टेंट है, थ्योरी भी इसकी इंपॉर्टेंट है, बट इस वीडियो में हम बात करेंगे केवल और केवल इसके प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। और ये चैप्टर मैं इसलिए बता रहा हूँ आज, जो इस सेशन की मैं शुरुआत भी इसी वीडियो से करने आ रहा हूँ इकोनॉमिक्स को, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मान के चलिए कि आमतौर पे एक बच्चा पूरे साल ये चैप्टर नहीं कर पाता, ठीक है, पर मैं इस चैप्टर को इतने इजी तरीके से बताऊंगा कि आपको मान के चलो ये लगेगा कि भाई ये चैप्टर कुछ है ही नहीं। ठीक है, बस एक प्रॉमिस करना है आपको कि वीडियो एंड तक देखनी है और जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूं वो सारे के सारे PYQ वाले हैं। प्लीज उन्हें प्रैक्टिस करना और मैं इस क्वेश्चंस की PDF जो है अपने लिंक में भी डाल दूंगा। ठीक है, तो चालू करते हैं। देखो, चैप्टर का नाम है नेशनल इनकम। में ज्यादा थ्योरी में नहीं जाऊंगा, केवल और केवल ये वीडियो रहेगा आपका न्यूमेरिकल बेसिस पे। थ्योरिकल के लिए एक अलग वीडियो लेकर के आऊंगा। ठीक है, तो चालू करते हैं हमारे पास नेशनल इनकम के बारे में। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना, मैं आपको जो चीज बताऊंगा या तो आप समझना, समझ में ना आए तो वीडियो पॉज करके एक बार जरूर ट्राई करना समझने की, क्योंकि अगर आप बिना कुछ भी चीज स्किप किए हुए अगर आगे चले जाओगे तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो भाई ये चैप्टर है आपका नेशनल इनकम। मैं बिल्कुल बेसिक से जा रहा हूं, कुछ वर्ड समझते हैं। मैं यहाँ पे जो लिखूंगा उनका मतलब बहुत है। अभी आपको लगेगा क्या करवा रहे हैं भैया, बट अभी जैसे जैसे वीडियो खत्म होगा पता चल जाएगा। ठीक है, ध्यान समझना। अगर स्टार्टिंग में, और खासकर देखो ध्यान समझना, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा इस चैप्टर को, बट ट्राई करो इस चैप्टर को इंग्लिश में ही समझने के लिए। ठीक है, मैं हिंदी मीडियम से हूं, बट मैं आपको बता रहा हूं कि ये चैप्टर जो है आपका इंग्लिश मीडियम से ही अगर आप करके चलोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो देखो बात करते हैं स्टार्टिंग में। अगर आपका वर्ड होगा एन, ठीक है, स्टार्टिंग में अगर आपका वर्ड हुआ एन तो इस एन का मतलब होगा नेट। वीडियो लेंदी होगी बट आपको समझ के जाना है। स्टार्टिंग में अगर एन है तो इसका मतलब है नेट, और स्टार्टिंग में अगर जी है तो इसका मतलब होता है ग्रॉस। अभी स्टार्टिंग में क्या है आपको मैं यूं समझा दूंगा, बस आप बने रहिए। स्टार्टिंग में अगर एन है तो इसका मतलब नेट है, स्टार्टिंग में अगर जी है तो इसका मतलब है ग्रॉस। और इन दोनों के बीच जो रिलेशन है, इन दोनों के बीच जो रिलेशन है, ये रिलेशन किसका होता है? तो ये होता है डेप्रिसिएशन का, या फिर डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, हिंदी में बोले तो मूल्यह्रास व स्थायी संपत्ति कह सकते हो, या स्थायी पूंजी का उपभोग। ये इन दोनों के बीच रिलेशन होता है। ठीक है, अच्छा अब देखो ध्यान से, जो इक्वल के मैं इधर की साइड लिखूंगा मतलब वो चीज आपको निकालना है। तो अगर आपको एन निकालना है, नेट निकालना है और ग्रॉस दे रखा है तो माइनस में कर दो डेप्रिसिएशन। और वहीं अगर आपको ग्रॉस निकालना है, नेट दे रखा है तो प्लस में कर देना डेप्रिसिएशन। ये पहला फॉर्मूला है, याद रखना। स्टार्टिंग में अगर एन है तो इसका मतलब नेट है, स्टार्टिंग में अगर जी है तो इसका मतलब ग्रॉस है। दोनों के बीच रिलेशन है किसका? दोनों के बीच रिलेशन है डेप्रिसिएशन का, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल का, हिंदी में मूल्यह्रास या स्थायी पूंजी का उपभोग। जो इक्वल के इधर है मतलब वो चीज आपको निकालनी है। तो अगर आपको नेट निकालना है, ग्रॉस दे रखा है तो माइनस में कर दो डेप्रिसिएशन, और अगर आपको ग्रॉस निकालना है, नेट दे रखा है तो प्लस में कर दो डेप्रिसिएशन। ठीक है, एक बार आप इसका ऐसे ले लो सकते हो या नोट कर लो। ठीक है, बढ़े आगे, वेरी गुड। अब देखो वहीं पर अगर समझना ध्यान से, अब होता है मिडल टर्म। मिडल टर्म, अगर मिडल में एन दे रखा है और वहीं अगर मिडल में आपको डी दे रखा है तो इस एन का मतलब होता है नेशनल। क्या होता है? नेशनल। और वहीं इस डी का मतलब होता है डोमेस्टिक। क्या होता है? डोमेस्टिक। ठीक है, इन दोनों के बीच जो रिलेशन है वो रिलेशन है NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड होता क्या है? तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड है कि विदेशों से हमें क्या इनकम मिला, विदेशों से हमें कितना इनकम मिला। ओके, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। तो मैंने बताया इन दोनों का रिलेशन क्या है? NFIA। तो उसी प्रकार से देखो,
जो इक्वल के इधर है मतलब निकालना है, तो अगर आपको नेशनल निकालना है, डोमेस्टिक दे रखा है, तो क्या कर दो, तो प्लस में कर दो NFIA। बट वही डोमेस्टिक मतलब घर का, घरेलू, अगर घर का ही निकालना है तो नेशनल में से माइनस कर दो विदेशों से आया हुआ चीज। समझ आया चीज? अब मैं जो चीज बता रहा हूँ ध्यान समझिएगा, समझ आया चीज? अगर मिडल में N है नेशनल, अगर मिडल में D है डोमेस्टिक, इन दोनों के बीच रिलेशन होता है किसका, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर आपको नेशनल निकालना है, डोमेस्टिक दे रखा है, तो प्लस में कर दो NFIA। वहीं आपको डोमेस्टिक निकालना है, नेशनल दे रखा है, तो माइनस में कर दो NFIA। डोमेस्टिक मतलब घर की चीज, तो बाहर वाली चीज माइनस कर दो, सिंपल सी बात है। ठीक है, आ गया, आ गया, ओके। अच्छा एक और चीज समझना, मैंने कहा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्वेश्चन लिख कर देगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर इस जगह ऐसा लिख के आ जाए ना कि नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो इसे आप लोग क्या करोगे, इसे माइनस कर देना। जैसे यहां प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस, उल्टा चलेगा। समझ में आया चीज? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, तभी वो है NFIA। अगर नेट फैक्टर इनकम टू है तो उसे माइनस करना है। फ्रॉम मतलब आया, टू मतलब गया। ओके। अच्छा कई क्वेश्चन में ना आपको NFIA या नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे नहीं रखा होगा, तो इसको निकालने का ही फॉर्मूला होता है। जैसे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कि भाई विदेशों से कितना आया, और उसमें माइनस कर देना फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, और हमने विदेशों को कितना दिया। समझ में आया चीज भाई? आ गया। अब देखो स्टार्टिंग वाला वर्ड था N, नेट, स्टार्टिंग वाला वर्ड G था, ग्रॉस, दोनों में रिलेशन था डेप्रिसिएशन का। अगर नेट निकालना है तो ग्रॉस में, क्योंकि नेट का क्या होता है, बिल्कुल प्योर वैल्यू, तो अगर नेट निकालना है तो ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, और वहीं ग्रॉस निकालना था तो नेट में प्लस कर दिया हमने डेप्रिसिएशन। अब वही दूसरा मिडिल टर्म की बात करते हैं। मिडिल में अगर N है तो इसका मतलब है नेशनल, मिडिल में अगर D है तो इसका मतलब है डोमेस्टिक। इन दोनों में रिलेशन किसका होता है, NFIA, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय कहते हैं इसे हिंदी में। देखा, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, हिंदी में कितना कॉम्प्लिकेटेड नेम है, नहीं लिखेंगे हम, ठीक है, इंग्लिश में करो। अगर आपको नेशनल निकालना है, क्या निकालना है, नेशनल, डोमेस्टिक दे रखा है तो प्लस में कर दो NFIA। और वहीं अगर आपके पास घर का चीज निकालना है, डोमेस्टिक निकालना है, तो नेशनल में से क्या कर दो, माइनस कर दो आप क्या, NFIA। ओके। कई बार ऐसा होता है कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं दे रखा होगा, उसके लिए दे रखा होगा नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो ध्यान रखना अगर नेट भी है और टू भी है तो माइनस कर दो भाई, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस करना है। ठीक है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को माइनस कर देंगे। और वहीं अगर NFIA कहीं कहीं क्वेश्चन में नहीं दे रखा होता, इसके लिए आपको दे रखा होगा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो दोनों को माइनस कर दोगे तो भी ये निकल जाएगा। समझ में आ गया? आ गया, नोट कर लो एक बार इसको। ये बस ध्यान देना कि अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं है, उसकी अगर दे रखा है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो उसे हमेशा माइनस कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस, उल्टा दिमाग लगा के सोचना है, हो जाएगा। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट वर्ड जो होता है ना, लास्ट वर्ड, ये तो हमेशा P ही रहेगा। P मतलब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, लास्ट वर्ड हमेशा P ही रहेगा। P का मतलब होगा प्रोडक्ट। ओके, इसका कोई मतलब ही नहीं, मतलब दोनों जगह P है तो निकालने का कोई रिलेशन भी नहीं है। तो अब देखो आपको समझ में आ गया होगा, मैंने कहा था स्टार्टिंग में या तो N देगा, स्टार्टिंग में या तो G देगा, मिडल में या तो N देगा नेशनल, मिडल में या तो D देगा डोमेस्टिक, लास्ट वर्ड तो P ही होगा। तो अगर ऐसे वर्ड्स बन सकते हैं, देखो नेट नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP, NDP, बोलो क्या बोलोगे इसे, स्टार्टिंग में N तो नेट, D मतलब डोमेस्टिक, P प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GNP, स्टार्टिंग में G मतलब ग्रॉस, N मतलब नेशनल, बीच वाला N नेशनल, P से प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। समझ में आ गया? आ गया। तो इस तरह से पूरा सेंटेंस बनता है आपका। ठीक है, अच्छा अब देखो ध्यान से समझना, अब जो हम बताने जा रहे हैं, अब देखो एक होता है अब आपका MP और एक होता है आपका FC, एक होता है MP, एक होता है FC। MP को कहते हैं मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस, और FC को कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। ओके, हाँ, अब इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो इन दोनों में रिलेशन होता है NIT, नेट
इनडायरेक्ट टैक्स का, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट। जैसे कि समझना ध्यान से, मेरे पास ये हथौड़ी है, इस हथौड़ी को बनाने का जो कॉस्ट आया है वो 50 रुपये आया है। तो क्या मैं इसे 50 रुपये में मार्केट में बेचूंगा? नहीं बेचूंगा। अब सरकार, क्योंकि भाई सरकार मुझ पे कुछ ना टैक्स लगा देती है, टैक्स लगा देती है सरकार मुझ पे, क्या करती है, कुछ टैक्स लगा देती है। मान के चलो 50 रुपये की हथौड़ी थी, सरकार ने 10 रुपये का टैक्स लगा दिया, मैं 50 में तो बेचूंगा नहीं, मैं इस पे टैक्स का प्राइस भी जोड़ दूंगा, तो 50 10 60, तो मैं कितने बेचूंगा इसे, 60 में। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, ये जो NIT है नेट इनडायरेक्ट टैक्स है। तो दोनों में रिलेशन, जैसे मान के चलो मुझे मार्केट प्राइस निकालना था, मुझे इस हथौड़ी का मार्केट प्राइस निकालना था, तो मैंने कॉस्ट में प्लस क्या कर दिया, टैक्स। कॉस्ट में क्या प्लस कर दिया, टैक्स। तो वही चीज, मार्केट प्राइस अगर निकालना है और फैक्टर कॉस्ट दे रखा है तो प्लस कर दो NIT, और वहीं अगर आपके पास फैक्टर कॉस्ट निकालना है, मार्केट प्राइस है, तो उसमें से माइनस कर दो NIT। जैसे मैंने कहा टैक्स लगाने के बाद इसका वैल्यू कितने का हो गया, 60 का, तो अगर उसमें से अगर मैं 10 रुपए टैक्स माइनस कर दूं तो कॉस्ट आ जाएगी ना 50 रुपए। सिंपल सी बात है। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। अच्छा देखो, एक और चीज ध्यान रखना, कई जगह क्या होता है कि आपको ना NIT, कई जगह क्या होता है आपको NIT नहीं दे रखा होगा, जैसे उसमें NFIA नहीं दे रखा था, तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से माइनस कर दिया फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, NIT नहीं दे रखा आपको कई बार, तो आपको क्या करना है, तो आपको दे रखा होगा IT का मतलब इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर। मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, समझ लेना, इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष कर, और इसमें से माइनस कर देंगे सब्सिडी। क्या माइनस कर देंगे, सब्सिडी। ठीक है, यानी कि आर्थिक सहायता माइनस कर देंगे। सिंपल सी बात है, जैसे कि मान के चलो मैंने कहा था ना, इसको बनाने का खर्चा कितने का आया, बनाने का खर्चा आया 50 रुपए का। अब सरकार ने मुझ पे लगा दिया था 10 रुपए का टैक्स, पर सरकार मुझे सब्सिडी होता है एक तरह से आर्थिक सहायता, छूट दे देना कंपनी को। जैसे कि मान के चलो मैं एक ऐसी कंपनी हूं जो मैं पिछड़े इलाकों में जाकर के हथौड़ी बनाता हूं, और वहां पे जाकर के मैं लोगों को रोजगार दे रहा हूं, एम्प्लॉयमेंट दे रहा हूं। सरकार मुझे देखती है कि भाई ये बंदा पिछड़े इलाकों में जाके काम करता है, चलो इसको कुछ ना सहायता भी दे देते हैं, कुछ सब्सिडी दे देते हैं। तो सरकार ने मान के चलो मुझे सब्सिडी दे दी 2 रुपए की, सब्सिडी कितने की दे दी, 2 रुपए की। तो देखो टैक्स लगा मेरे पर 10 रुपए का, पर मैं टैक्स 10 रुपए का तो ना भरूंगा, क्योंकि सरकार ने तो मुझे 2 रुपए की सब्सिडी दे दी ना, छूट दे दी। तो एक्चुअल में जो टैक्स हुआ कितने का हुआ, 8 रुपए का। तो इसलिए जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स वो कैसे निकलता है, सरकार ने जितने का टैक्स लगाया उसमें से माइनस कर दो, सरकार ने आपको कितना छूट दे दिया, एक्चुअल टैक्स निकलेगा। सरकार ने मुझ पे टैक्स लगाया 20 रुपए का, पर वहीं सरकार ने मुझे सब्सिडी दे रखी है 5 रुपए की, तो एक्चुअल में टैक्स कितना पड़ा, 15 का। समझ आया? सब्सिडी एक तरह से मेरे कंपनी के फायदे के लिए होती है। ठीक है, समझ आया? जैसे अगर मैं मान के चलो ताला बना रहा हूँ, सरकार ने इस पे टैक्स लगाया 20 रुपए का, और सरकार वही मुझे इस पे सब्सिडी प्रदान कर रहा है 5 रुपए, 5 रुपए का छूट दे रहा है, तो एक्चुअल में टैक्स कितना भर रहा हूँ, 15 रुपए का। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर समझ में आ गया, ये चीज आ गया, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ओके। चलो अब एक चीज और देखना ध्यान से। तो अगर आप लोगों को इतना समझ में आ गया, मैं एक बार फटाफट यू रिवीजन कराता हूँ। स्टार्टिंग में N का मतलब था नेट, स्टार्टिंग में G का मतलब था ग्रॉस। ठीक है, अगर आपको इक्वल के साइड जो है वो निकालना है, अगर आपको नेट निकालना है, ग्रॉस दे रखा है, नेट का मतलब होता है एग्जैक्ट वैल्यू, तो ग्रॉस में से माइनस कर दो डेप्रीशिएशन। वहीं आपको ग्रॉस दे रखा है, नेट निकालना है तो प्लस कर दो डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन का दूसरा नाम कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, स्थायी पूंजी का उपभोग, हिंदी में कहते हैं मूल्यह्रास। ओके, फिर दूसरा मिडिल टर्म हमने देखा था कौन सा, अगर मिडिल में N है तो इसका मतलब है नेशनल। क्या है, नेशनल। मिडिल में अगर G है तो इसका मतलब क्या है, डोमेस्टिक। मिडिल में है तो डोमेस्टिक। ठीक है, तो इन दोनों में रिलेशन किसका था, NFIA का। किसका, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर मुझे राष्ट्रीय निकालनी है तो राष्ट्रीय में मैं क्या करूंगा, घरेलू में मैं जोड़ दूंगा उन लोगों की इनकम जो मुझे विदेशों से प्राप्त हुई है, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ दूंगा। और वहीं अगर मुझे केवल घरेलू डोमेस्टिक निकालनी है तो मैं नेशनल में से इसे क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। बट मैंने कहा कई कई जगह पे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं दे रखा होगा, क्वेश्चन में दे रखा होगा नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो उसको याद रखना, उसको उल्टा रिलेशन होता है। यहाँ पे प्लस करो तो वहां पे माइनस कर दोगे उसको, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को। बट अगर किसी किसी क्वेश्चन में अगर आपको NFIA नहीं दे रखा होगा तो आप क्या करोगे, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से माइनस कर दोगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। बट ध्यान रखना मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसके आगे नेट नहीं लगा। अगर क्योंकि डायरेक्ट अगर दे रखा होता नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तब तो वही तो चाहिए मुझे,
बट अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं दे रखा तो फैक्टर इनकम टू फ्रॉम अब्रॉड में से माइनस कर दो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ओके ओके, इज दैट क्लियर? और अगर मैंने कहा फैक्टर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं दे रखा होगा तो क्या दे रखा होगा? नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे रखा होगा क्वेश्चन में, तो उसे माइनस कर देना। ओके, फिर लास्ट मैंने बताया था पी और पी तो सेम ही रहते हैं। फिर मैंने बताया एमपी मार्केट प्राइस होता है और एफसी आपकी कॉस्ट होती है। तो अगर आपको मार्केट प्राइस निकालना है तो कॉस्ट में आप प्लस कर दोगे एनआईटी जो सरकार ने टैक्स लगाया, और वही अगर आपको कॉस्ट निकालनी है तो आप मार्केट प्राइस में से उसको माइनस कर दोगे। ओके, और कई जगह पे आपको एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दे रखा होगा तो आप क्या करोगे? इनडायरेक्ट टैक्स में से क्या माइनस कर दोगे? सरकार ने जो आपको सब्सिडी दे रखी है। ओके, समझ में आ गया? वेरी गुड। चलो अब देखना, तो बस एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे मान के चलो मुझे क्वेश्चन ने कहा है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये गिवन है, दे रखा है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद कारक लागत पर, यानी इसको शॉर्ट में हुआ तो GDP@FC, GDP एट FC, ये मुझे गिवन दे रखा है। और मुझे बोला है कि निकालो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी कि शुद्ध कारक, शुद्ध, हिंदी बिल्कुल लिख रहा हूं, इसमें लिख देता हूं, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकालना है मुझे किसके ऊपर? मार्केट प्राइस यानी कि बाजार मूल्य पर। तो देखो इसमें ध्यान दो, नेट एन, नेशनल एन, प्रोडक्ट यानी पी, किसके ऊपर निकालना है? मार्केट प्राइस यानी कि एमपी के ऊपर। ओके, तो देखो मैंने कहा जो चीज निकालनी है नैन एनपी एट एमपी आपको निकालना है, और दे क्या रखा है? जीडीपी एट एफसी आपको दे रखा है। जो निकालना इधर लिखते हैं, तो देखो एन मतलब नेट, स्टार्टिंग में एन मतलब नेट निकालना है, क्या दे रखा है? ग्रॉस दे रखा है। नेट निकालना है, ग्रॉस दे रखा है, तो क्या कर देते थे? माइनस में डेप्रीशिएशन। फिर वहीं बीच में एन का मतलब नेशनल निकालना है, डोमेस्टिक दे रखा है, पूरे राष्ट्र का निकालना है, तो क्या करोगे? डोमेस्टिक में प्लस कर देते थे NFIA, बता रखा है। पी का कोई मतलब ही नहीं होगा। मार्केट प्राइस निकालना है, बाजार मूल्य निकालना है, तो कॉस्ट पे क्या प्लस कर दोगे? NIT प्लस कर दोगे। ओके, और ये सारी वैल्यू आपको कहां दे रखी होगी? क्वेश्चन के अंदर दे रखी होगी। ओके, जैसे मान के चलो मैंने आपसे कहा कि बच्चों चलो GNP एट FC निकालना है और NDP एट MP आपको दे रखा है। करो, कैसे करोगे? करो। हुआ? देखो सिंपल सी बात है बुआ, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपको क्या निकालना है, आपको जी मतलब ग्रॉस निकालना है, क्या दे रखा है? नेट दे रखा है। ग्रॉस निकालना है, नेट दे रखा है, तो प्लस में कर देते थे डेप्रीशिएशन। फिर वही एन मतलब नेशनल निकालना है, क्या निकालना है? नेशनल निकालना है, क्या दे रखा है? डोमेस्टिक दे रखा है, तो नेशनल निकालना है, तो घर में प्लस कर दो जो विदेशों से आई, NFIA, और फिर वहीं पी से तो पी कट जाएगा। FC निकालना है, कॉस्ट निकालनी है, मार्केट प्राइस दे रखा है, तो मैंने कहा था जब कॉस्ट निकालनी है, मार्केट प्राइस दे रखा है, तो मार्केट प्राइस में से माइनस कर दो NIT। ओके, इज दैट क्लियर? समझे? तो ये सारे जो चीज है ना हमारे पास, ये सारा चीज, ये होता है बेसिक चीजें। ठीक है, अब मेन चीज अब इस चैप्टर का चालू होगा। अभी तक जो हमने पढ़ा वो इस चैप्टर का 10% था केवल। समझ में आ गया? पक्का? ओके, नाउ अब हम बात करते हैं आगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक एक मेथड के बारे में इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो चलो, ठीक, मैं इकट्ठे एक वीडियो बना रहा हूं क्योंकि एक्चुअली वीडियो लंबी होगी, बट ये है कि हाँ भाई पूरे क्वेश्चंस कवर अप हो जाएंगे हमारे। ओके, ठीक, तो देखो अब ध्यान समझना क्या है हमारे पास। अब इसके ना देखो यार, एक और चीज याद रखना, कहते हैं क्या कि भाई जो नेशनल इनकम है आपका, जो नेशनल इनकम है ना, नेशनल इनकम के, एक सेकेंड चला जाओ ऊपर बुआ, हाँ,
कहते हैं हमारे पास कि जो हमारा नेशनल इनकम होता है, नेशनल इनकम, इसके 3 मेथड होते हैं। कितने मेथड होते हैं? 3 मेथड होते हैं। बहुत बढ़िया, इसके होते हैं 3 मेथड। एक है आपका इनकम मेथड, एक है आपका एक्सपेंडिचर मेथड, एक है आपका वैल्यू आउटपुट या फिर वैल्यू एडेड मेथड। 3 मेथड होते हैं इसके, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, आय विधि, व्यय विधि, या फिर उत्पाद व मूल्य वृद्धि, आउटपुट और वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, एक एक करके तीनों की बात करते हैं। चालू करें? ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कौन से मेथड के बारे में? तो हमारे इनकम मेथड के बारे में, आय विधि के बारे में। ठीक है, तो इनकम मेथड के अंदर ना कुछ फॉर्मूले होते हैं आपके, इनकम मेथड के अंदर कुछ फॉर्मूले होंगे। और पहली बात ध्यान रखो, इनकम मेथड से हम निकालते क्या है? तो इससे हम निकालते हैं एनडीपी एट एफसी। और आप में से कौन पढ़ के बताएगा एनडीपी का पूरा नाम क्या हो गया? यस, ओके, हाँ। स्टार्टिंग में एन का मतलब नेट, डी का मतलब डोमेस्टिक, पी का मतलब प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये होता है हमारा एनडीपी एट एफसी। और ये किस मेथड से निकलता है? तो ये निकलता है आपके इनकम मेथड से। कौन से मेथड से निकलता है? इनकम मेथड से। ओके, अच्छा, और एक और चीज याद रखना, कई क्वेश्चन में अगर आपको बोले ना कि डोमेस्टिक इनकम निकालो, क्या निकालो? डोमेस्टिक इनकम, जिससे हम कहते हैं घरेलू आय। डोमेस्टिक इनकम जिसे हम कहते हैं घरेलू आय। तो ध्यान देना कि घरेलू आय या डोमेस्टिक इनकम का दूसरा नाम ही है एनडीपी एट एफसी। ओके ओके ओके, इज दैट क्लियर? ओके, तो देखो ध्यान से, इनकम मेथड से हम क्या निकालते हैं? तो इनकम मेथड से हम निकालते हैं एनडीपी एट एफसी। अब इसको निकालने का कुछ फॉर्मूला तो होगा, इतना इजी तो है नहीं हमारा इकोनॉमिक्स, है कि नहीं? ओके, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है, तो सबसे पहला होता है COE या फिर ROE। COE का मतलब होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, हिंदी में बोले तो कर्मचारियों का पारिश्रमिक। और ROE का मतलब भी वही है हमारे पास, रिम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय, रिम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, तो याद रखना, सॉरी देखो, तो याद रखना COE यानी कि आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ROE का मतलब हो गया आपका रिम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। अगर क्वेश्चन में डिट्टो ये वर्ड दे रखे होते, डिट्टो यही वर्ड दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर, यही वर्ड दे रखा होगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रिम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय, 500, 1000, तो फिर तो आपको यही ऐड कर देना है केवल। ठीक है, बट कई बार क्या होता है कि आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय और रिम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय करके बट कोई दे ही नहीं रखा होता। तो इसके लिए फिर आपको उन क्वेश्चन में ढूंढना पड़ेगा सैलरी, वेजेस, काइंड्स, वस्तु में सेवा, सर्विस इन काइंड, या फिर कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी बाय ऑनर। ऑनर कह लो और एम्प्लॉयर कह लो, वर्ड ध्यान देना, ऑनर कह लो या एम्प्लॉयर कह लो। कंट्रीब्यूशन, तो अगर याद है ना, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कर्मचारियों का पारिश्रमिक, ये वर्ड नहीं दे रखा होगा क्वेश्चन के अंदर, तब आप इन सब की तरफ देखोगे। और अगर ये दे रखे और ये भी दे रखे तो इनको इग्नोर करके केवल इसी को लेना है आपको, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय या रिम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय को। ठीक है, अगर ये नहीं रखा हो तो ये कैसे निकलता है? सैलरी कर दो प्लस, प्लस वेजेस कर दो, दे रखा होगा प्लस, अगर काइंड दे रखा है तो प्लस कर दो, और प्लस में ये वर्ड ध्यान देना, कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी, यानी सामाजिक सुरक्षा में योगदान किसका? ऑनर का, जो मालिक है उसका, या एम्प्लॉयर जिसने आपको भर्ती किया है, जो आपका मालिक है उसका। कई जगह पे कंफ्यूज करने के लिए पता है क्या बोलेगा? कंट्रीब्यूशन इन द सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी को कभी कोई एसएस लिख देते हैं, शॉर्ट फॉर्म में एसएस, कंट्रीब्यूशन इन दी सोशल सिक्योरिटी बाय द एम्प्लॉई। एम्प्लॉयर नहीं बोलेगा, एम्प्लॉई बोलेगा, तो उसको फिर ऐड नहीं करना, केवल एम्प्लॉयर है तभी। ठीक है,
समझ में आ गया चीज। अगर ये दे रखा होगा तो इसी को लेके चलो, अगर ये नहीं दे रखा होगा तो फिर इन सबको प्लस करके ये आएगा, COE आएगा। ओके ओके ओके, याद रखना अगर आपके पास COE है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है, तो फिर इनको इग्नोर कर दो। अगर ये नहीं दे रखा तो फिर आप चेक करो कि क्या क्वेश्चन के अंदर, अरे सैलरी दे रखा है, सैलरी ऐड कर दो, वेजेस दे रखा है, वेजेस ऐड कर दो, कंट्रीब्यूशन ऑफ इन सोशल सिक्योरिटी बाय ऑनर दे रखा है तो इसको ऐड कर दो। ओके, अगर ये दे रखा होगा, ये भी दे रखा है, तो फिर इसको इग्नोर करके केवल इसी को लेके चलना है। ठीक है, नाउ देन अगर हम बात करें तो फिर क्या होता है भाई, तो इसके बाद दूसरा होता है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, स्वनियोजितों की मिश्रित आय। ये वर्ड डिट्टो ही ऐसे होगा। अगर ऐसा नहीं है, केवल मिक्स्ड इनकम भी लिखा हुआ है तो भी यही है, याद रखना। बट अगर मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड या मिक्स्ड इनकम नहीं दे रखा ना क्वेश्चन में, तो फिर किसी और नाम से नहीं मिलेगा, इग्नोर कर देना, फिर इसको छोड़ देना। ठीक है, ओके। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय या ROE अगर दे रखा है तो उसी को ऐड करेंगे, नहीं दे रखा तो इन सबको प्लस करके वो आ जाएगा। और दूसरे नंबर पे फिर होता है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, अगर ये दे रखा है तो ठीक है, नहीं दे रखा होगा तो और कोई नाम से ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसको छोड़ दो। फिर तीसरे नंबर पर आता है हमारे पास ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस, परिचालन अधिशेष कहते हैं हिंदी के अंदर। ये देखो, अगर ऑपरेटिंग सरप्लस OS अगर आपको दे रखा है डायरेक्ट, फिर तो यही वर्ड ऐड कर दोगे। बट क्वेश्चन में कई जगह पर ये नहीं दे रखा होता, तो जब ये नहीं दे रखा होगा तो क्या करेंगे, तो भाई रेंट इंटरेस्ट, रॉयल्टी, प्रॉफिट, ये वर्ड दे रखा होगा, याद रखना। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है क्वेश्चन में 500 और उसके साथ साथ रेंट भी दे रखा है, तो फिर इनको इग्नोर कर दो, केवल ऑपरेटिंग सरप्लस लेकर चलो। बट अगर ये नहीं दे रखा तो फिर इन सबको ऐड करके ही आएगा। जरूरी नहीं है सारी चीजों, रेंट हो सकता है क्वेश्चन में केवल 2 ही चीज दे रखा हो, रेंट इंटरेस्ट, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे नाम हो, ऐसा नहीं। 2 को ऐड करके भी निकलेगा, एक को भी अकेला सैलरी भी दे रखा हो तो भी वो COE निकलेगा। जैसे अगर अकेला रेंट ही दे रखा है क्वेश्चन में, ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दे रखा, तो वो केवल रेंट ही आप लिख दो, केवल मतलब रेंट का मतलब ही ऑपरेटिंग सरप्लस है। समझ में आया। अगर आपके पास ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दे रखा तो आप इनको ऐड करके ऑपरेटिंग सरप्लस निकालते हो। अगर क्वेश्चन में ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये नहीं दे रखा, तो ऐसा मत सोचना कि अरे ऑपरेटिंग सरप्लस कैसे निकलेगा, ये तो 4 चीज बोला था भैया ने। नहीं भाई, एक भी चीज है, 2 ही चीज है, तो उसी को लिखो केवल, बाकियों को छोड़ो। ओके, अब एक और चीज है क्वेश्चन में, एक और चीज यहाँ पर दिमाग है कि देखो ध्यान से, कई बार क्या होता है, ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है बउआ, इसको जरूर रखना ध्यान से। कई बार क्या होता है, प्रॉफिट नहीं दे रखा होता, तो प्रॉफिट भी 3 नाम से आता है, प्रॉफिट भी 3 नाम से दे रखा होगा, डिविडेंड, अनडिवाइडेड या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिवाइडेड या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। और तीसरा होगा हमारे पास कॉर्पोरेट टैक्स, निगम कर। ओके, ये तीनों को ऐड कर दोगे, इन तीनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, प्रॉफिट। और वही सेम चीज अगर मैंने कही कि अगर प्रॉफिट भी दे रखा है, डिविडेंड भी दे रखा है, तो डिविडेंड को गोली, इन सबको भूल जाओ, केवल प्रॉफिट लिखो। ठीक है, जिस प्रकार से अगर ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, तो प्रॉफिट को भूल जाओ, केवल इसी को लिखो। उसी प्रकार से अगर प्रॉफिट भी दे रखा है, ये भी दे रखे हैं, तो इनको छोड़ के इसको लिखो। ठीक है, समझ आ गया। अगर प्रॉफिट, जैसे कि आपको रेंट दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है, रॉयल्टी दे रखा है, प्रॉफिट नहीं दे रखा, डिविडेंड दे रखा है, डिविडेंड ऐड कर दो। समझ में आ गया, आ गया क्लियर। अगर ये दे रखा है, ये भी दे रखा है, तो केवल प्रॉफिट को लेके चलेंगे। समझ में आ गया। ओके, तो याद रखना, ये हो गया पहला आइटम, COE, मिक्स इनकम दूसरा हो गया, तीसरा हो गया ऑपरेटिंग सरप्लस। COE नहीं दे रखा होगा तो इन सबको प्लस करके ही आएगा। अगर ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, तो इनको इग्नोर कर दो। मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड है क्वेश्चन में तो ही लिखोगे, अगर नहीं है किसी भी नाम से नहीं होगा ये, फिर छोड़ दो इसको, ये नहीं है, फिर सीधे इस पे आ जाओ। ऑपरेटिंग सरप्लस अगर क्वेश्चन में दे रखा है 400 500 तो ठीक है, नहीं दे रखा तो चेक करो कि क्या रेंट दे रखा है, रेंट दे रखा है तो ऐड कर दो, इंटरेस्ट दे रखा है तो भी ऐड कर दो, रॉयल्टी दे रखा है ऐड कर दो, प्रॉफिट दे रखा है ऐड कर दो। कई बार क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं दे रखा हो तो इन सबको भी ऐड करके आप प्रॉफिट निकाल सकते हो। ओके, समझ में आ गया, आया, इन सबको ऐड कर दोगे तो ही प्रॉफिट आ जाएगा। तो बस ये प्लस ये प्लस ये प्लस में ये ऐड कर दोगे तो प्रॉफिट आ गया। समझ आ गया। तो 1 2 3, तो मैंने कहा ना इस फॉर्मूले से, इनकम मेथड से हम क्या निकालते हैं, इससे हम निकालते हैं NDP at FC। तो NDP at FC कैसे निकलेगा, 1 + 2 + 3, इन सबको ऐड कर दो तो आ गया NDP at FC।
एनडीपी एट एफसी। ओके, एक बार आप इसे नोट कर सकते हो, ठीक है। हाँ, तो इन सबको अगर आपने ऐड कर दिया तो आपके पास आ गया एनडीपी एट एफसी। बट क्या क्वेश्चन में केवल यही बोलेगा आपसे कि एनडीपी एट एफसी निकालो? बोल सकता है आपसे कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकाल दो, तो आपने निकाल दिया, हो गया खत्म काम, ठीक है। या आपसे बोलते डोमेस्टिक इनकम निकालो, तो भी मतलब यही एनडीपी एट एफसी। बट क्वेश्चन ने अगर आपसे बोला कि बउआ नेशनल इनकम चाहिए हमरा, नेशनल इनकम निकालो यानी राष्ट्रीय आय निकालो, तो नेशनल इनकम कैसे निकालेंगे? तो नेशनल इनकम का एक फॉर्मूला होता है, नेशनल इनकम को क्या कहते हैं? एनएनपी एट एफसी। ये ध्यान देना, डोमेस्टिक इनकम एनडीपी एट एफसी, नेशनल इनकम एनएनपी एट एफसी, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट डोमेस्टिक इनकम, नेट नेशनल प्रोडक्ट नेशनल इनकम, दोनों में एफसी ही आता है, ठीक है। समझ में आ गया? तो अब देखो ध्यान से, आपने इन सब से क्या निकाल लिया? आपने इन सब से निकाल लिया एनडीपी एट एफसी। अब आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है राष्ट्रीय आय, एनएनपी एट एफसी निकालना है। जो निकालना है इधर रखते हैं, और दे क्या रखा है? एनडीपी एट एफसी। तो अब देखो ध्यान से, एन से तो एन कट जाएगा, बीच में एन का मतलब नेशनल, यहां दे रखा है डी डोमेस्टिक, तो जब नेशनल निकालना हो, डोमेस्टिक दे रखा हो, तो प्लस में क्या कर दो? एनएफआईए। क्या कर दो? प्लस में एनएफआईए। पी से पी कट जाएगा, एफ से कट जाएगा, बस सिंपल है। तो इस फॉर्मूले से आपने निकाला एनडीपी एट एफसी। क्वेश्चन में छांट के देखो कि क्या नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे रखा है, तो प्लस कर दो, तो निकल गया आपका राष्ट्रीय आय। समझ में आ गया बुआ? समझ में आ गया? ओके, एक बार चेक कर लो। ठीक है, तो हमारा इनकम मेथड जो है वो अब यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। समझ में आ गया होगा ना। हम बात करते हैं अब अगले मेथड की तरफ, जो इसका नाम है आपका दूसरा, कौन सा मेथड है? ओके, अब दूसरा मेथड था एक्सपेंडिचर मेथड। तो देखो, जैसे हमने कहा नेशनल इनकम मेथड से हम क्या निकालते हैं? बहुत बढ़िया, एनडीपी एट एफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और उसी को हम किस नाम से जानते हैं? डोमेस्टिक इनकम, घरेलू आय के नाम से, ठीक है। उसमें प्लस होता है सीओई, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, नहीं दे रखा होगा तो सैलरी, वेजेस, कंट्रीब्यूशन, ये सबको ऐड करके निकल जाएगा। मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड दे रखा है तो ओके, नहीं दे रखा तो कोई और नाम नहीं होगा। तीसरा था ऑपरेटिंग सरप्लस, अगर वो दे रखा है तो ठीक है, नहीं दे रखा होगा तो वो होगा आपका रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, प्रॉफिट नहीं दे रखा होगा तो डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, और प्लस में कॉर्पोरेट टैक्स, और उन सबको प्लस करने पे क्या आएगा? एनडीपी एट एफसी। बट मुझे अगर निकालना है क्या? राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम किस नाम से जानते हैं? तो एनडीपी है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो उसी प्रकार से नेशनल इनकम है एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट एफसी, ठीक है। ओके, नाउ अब इसी तरह से आप देखो बात करते हैं। अगला मेथड जो है हमारे पास वो होता है एक्सपेंडिचर मेथड या व्यय विधि। तो थोड़ा सा प्लीज कोऑपरेट कर लेना, क्योंकि बाहर से पीपी बज रहा है तो चलता है, तो पार्ट्स ऑफ लाइफ है हमारे। अब एक्सपेंडिचर मेथड से हम क्या निकालते हैं? तो इससे हम निकालते हैं जीडीपी एट एमपी। इससे हम क्या निकालते हैं? जीडीपी एट एमपी। जीडीपी का फुल फॉर्म आप बताइए? ओके, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, स्टार्टिंग में जी मतलब ग्रॉस, बीच में डी में डोमेस्टिक, पी से प्रोडक्ट, एमपी, ठीक है। ओके, अब इसको देखो, जो इनकम मेथड का ही फॉर्मूला इजी है। सबसे टफ फॉर्मूला अगर किसी मेथड का है तो वो यही मेथड है आपका, फॉर्मूलाओं का बादशाह। ओके, और डरना नहीं है, सही से करते हैं। ओके, तो इसका पहला फॉर्मूला होता है, पहला जो चीज इसको ऐड करने के लिए वो होता है फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हिंदी में बोले तो अंतिम उपभोग व्यय। बट अगर ये नहीं दे रखा, जैसे अगर ये दे रखा तो ये लिख दो, बट अगर ये नहीं दे रखा तो आप कैसे लिखोगे? तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये और इसमें प्लस कर दो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ओके ओके, इज दैट क्लियर? थैंक यू। ये दे रखा है तो ओके, नहीं तो इनको प्लस करके निकल जाएगा ये। फिर दूसरा चीज जो होता है हमारे पास, सेकेंड जो चीज है वो होती है कौन सी? वेरी गुड, वो होता है हमारे पास आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल
फॉर्मेशन होता है हमारे पास दूसरा, हिंदी में बोले तो सकल घरेलू पूंजी निर्माण। ध्यान से समझना, ठीक है। पहले होता है ये, फिर दूसरा होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। हाँ, एक सेकंड मेरा कॉल है। ठीक है, और थोड़ा सा अजान होने लग गया था तो इसलिए चला रुक गया मैं। देखो सुनो, तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा हो, अगला चीज हमारे पास, ठीक है। अब देखो किसी किसी क्वेश्चन के अंदर ना ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि सकल घरेलू पूंजी निर्माण नहीं दे रखा होता। अगर ये दे रखा है तो यही ऐड कर देंगे, बट अगर ये नहीं दे रखा होगा ना तो फिर इसके भी दो तरीके होंगे बउआ, और यही चीज मैंने इस फॉर्मूले का, इस पूरे मेथड का। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, तो इसके लिए हम करते हैं आपका ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और इसमें हम प्लस कर देते हैं चेंज इन स्टॉक। कई जगह पे चेंज इन स्टॉक को चेंज इन इन्वेंट्री भी कहते हैं, ठीक है। और चेंज इन स्टॉक यानी स्टॉक में परिवर्तन नहीं दे रखा होगा, उसको निकालने का फॉर्मूला क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक माइनस कर दोगे तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। फिर समझो ध्यान से, पहला फॉर्मूला था हमारे पास कौन सा, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अगर ये नहीं दे रखा होगा, दे रखा है तो ठीक है, नहीं दे रखा होगा तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस में गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका। फिर दूसरे केस में क्या था, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अगर ये दे रखा है तो ओके है, नहीं दे रखा तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में प्लस कर दो चेंज इन स्टॉक, ठीक है। मैटर यहीं तक खत्म नहीं होता बच्चों। अगर कई जगह पे ना ये नहीं दे रखा होता, कई जगह पे हमें ये भी नहीं दे रखा, तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो इसको निकालने का ये फॉर्मूला है क्या क्या हमारे पास। तो पहला होता है हमारे पास प्राइवेट फाइनल इन्वेस्टमेंट। दूसरा होता है पब्लिक या फिर गवर्नमेंट फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। और तीसरा होता है हमारे पास इन्वेस्टमेंट ऑन दी रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन। रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन कि रिहायशी मकान, इन सब पे पैसा खर्च करना, ठीक है, बनाने में खर्च करना। समझ में आ गया चीज, सिंपल सा चीज नहीं है बट कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। अगर आपके पास फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में एक्सपेंस की बात आएगी, अगर आपके पास फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अंतिम उपभोग पे दे रखा है तो ओके, नहीं दे रखा तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा होगा क्वेश्चन के अंदर, इसमें प्लस कर दो क्या, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फिर दूसरा था हमारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अगर ये नहीं दे रखा तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में प्लस कर दो चेंज इन स्टॉक, ठीक है, तो ये आ जाएगा। कई बार ये भी नहीं दे रखा होता तो ये तीनों को प्लस करोगे तो ये आ जाएगा, इसमें ये प्लस कर दोगे तो आपका ये आ जाएगा। समझ में आ गया चीज, आ गया, सिंपल सा नहीं है बट कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। अब देखो एक चीज बताता हूं, ये जो चीज है ना बहुत मेजर चीज है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। जो कहते हैं क्या, मैंने क्या कहा था, क्या ऐड करना होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्वेश्चन वाला बहुत चालाक होता है, जैसे था ना NFI नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, में बस 2 लगाया था बीच में, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, प्लस माइनस का अंतर आ जाता है ना वहां पर। इसी प्रकार से आपको ना कई बार क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दे रखा होगा, क्या दे रखा होगा, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब बच्चे क्या सोचेंगे, अरे यार ग्रॉस था तो प्लस करना है, नेट दे रखा है तो माइनस कर दो। नहीं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है तो ही प्लस करोगे, अगर उसकी जगह दे रखा है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन तो इसे माइनस मत करना बच्चों, नहीं। फिर आपको क्या करना है, आपको ढूंढना है कहीं क्वेश्चन के अंदर डेप्रिसिएशन दे रखा है तो डेप्रिसिएशन इसमें प्लस कर देंगे तो दोबारा से क्या आ जाएगा हमारे पास, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये चीज ध्यान देना सर, ये चीज भाई। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, देखो ध्यान से, हमें क्या निकालना था, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्या दे रखा है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। DCF तो सेम है, जब ग्रॉस निकालना हो, नेट दे रखा हो तो क्या कर देते हैं,
प्लस में डेप्रिसिएशन। तो वही तो चीजें हुआ यहाँ पर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकालना था, हमें दे रखा है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो बस ध्यान देना, क्वेश्चन ढूंढो कि डेप्रिसिएशन दे रखा है, डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, तो बस इन दोनों को प्लस कर दोगे तो डायरेक्ट ये आ जाएगा, फिर इन सबको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, समझ आ गया चीज? तो ये चीज मेन है, याद रखना। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अगर दे रखा है तो ओके है, नहीं दे रखा तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में प्लस कर दो चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्लोजिंग स्टॉक माइनस में ओपनिंग स्टॉक। अगर आपके पास ये भी नहीं दे रखा तो इन तीनों को प्लस करोगे तो ये आ जाएगा, फिर इसमें प्लस कर देना तो ये आ जाएगा। कई क्वेश्चन में आपको भड़काने के लिए, घुमाने के लिए क्या देता है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे देगा, बट आपको भ्रमित नहीं होना है, आपको नेट में बस प्लस कर दो डेप्रिसिएशन तो डायरेक्ट यही आ जाएगा, फिर इन सबको भूल जाओ। समझ में आ गया चीज? 2 पॉइंट हो गए। अब जो तीसरा पॉइंट होता है बउआ, वो तीसरा पॉइंट होता है हमारे पास कौन सा, नेट एक्सपोर्ट, यानी शुद्ध निर्यात, शुद्ध निर्यात। और नेट एक्सपोर्ट अगर दे रखा है तो ओके, नहीं दे रखा हो तो उसको निकालने का फॉर्मूला, इसको निकालने का फॉर्मूला x माइनस एम, यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर दोगे तो आपका ये तीनों आ जाएगा। और अभी हमने पढ़ा था इस फॉर्मूले से हम निकालते क्या है, जीडीपी एट एमपी, तो बस सिंपल है, तो जी आ जाएगा जीडीपी एट एमपी, किसको प्लस करने पे, 1 + 2 + 3, इन तीनों को प्लस करने पर आ जाएगा जीडीपी एट एमपी। बट मुझे निकालना क्या है, मुझे तो निकालना है राष्ट्रीय आय। नेशनल इनकम को क्या कहते हैं, अभी बताया था, नेशनल इनकम कहते हैं एनएनपी एट एफसी, और निकल क्या गया इन फॉर्मूले से, जीडीपी एट एमपी। तो वही चीज, अगर नेट निकालना है, ग्रॉस दे रखा है तो माइनस में कर दो डेप्रिसिएशन, नेशनल निकालना है, डोमेस्टिक दे रखा है तो प्लस में कर दो एनएफआईए, ठीक है, पीछे तो पी कट ही जाएगा। फैक्टर कॉस्ट, कॉस्ट निकालनी थी, मार्केट प्राइस दे रखी है तो मार्केट प्राइस में से माइनस कर दो एनआईटी। ओके ओके ओके, समझ में आ गया, समझ में आ गया होगा, सिंपल सा चीज है, दिमाग लगाओगे तो। ओके, नोट कर लो इसे। अब हमारा अगला मेथड है, उस पर वर्क करते हैं। हो गया, ठीक है। नाउ अब हमारे पास है हमारा आखिरी मेथड, जिस मेथड का नाम है, क्या नाम है, बहुत बढ़िया, वैल्यू एडेड मेथड या फिर आउटपुट मेथड भी हम इसे कहते हैं, मूल्य वृद्धि विधि या फिर उत्पाद विधि हम इसे कहते हैं। और इस विधि से क्या निकलता है, तो इससे निकलता है GVA एट MP। बस मेरे बोलने से पहले दिमाग मत लगाओ, है ना, कि आपको हो गया अरे अभी तक आपने DP बताया, NP बताया, ये VA क्या हो गया, तो कुछ नहीं है। वैसे इसका मतलब होता है G का मतलब ग्रॉस, V मतलब वैल्यू, A से एडेड, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट MP होता है। अगर कहीं पर लिख करना तो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट MP, ठीक है, मार्केट प्राइस। बट इसी का दूसरा नाम होता है GDP एट MP। इसका दूसरा नाम क्या है, तो याद रखना, जहां भी आपको VA दे रखा है, जैसे आपको बोले NVA एट FC, तो आप समझ जाना NVA का मतलब DP एट FC बोल रहा है, ये चीज रखना। VA का मतलब DP, यानी NVA मतलब NDP एट FC ही है वो। समझ गए? 2 मिनट बाद शांत हो जाओ ना पीपा, ठीक है। तो याद रखना, अगर आपके पास वैल्यू एडेड मेथड है तो आप इस मेथड से क्या निकालोगे, इस मेथड से आप निकालोगे GDP एट MP। और वहीं क्वेश्चन में कई जगह दे रखा होगा आपको GVA एट MP, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकालो, तो सिंपल है, GVA मतलब VA मतलब DP, तो GDP ही है वो, ठीक है, इससे ही निकलेगा। और पिछले वाले फॉर्मूले से भी ये निकल रहा था, बट पहला जो फॉर्मूला है ना, आय विधि, इनका मेथड उससे निकल रहा था NDP एट FC। अब ये सबसे सिंपल फॉर्मूला है, कुछ नहीं है भाई, एक ही है, कुछ नहीं है। टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट, टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट, इसमें से बस माइनस कर दो क्या, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, बस, यानी कि कुल उत्पाद का मूल्य, उसमें से मध्यवर्ती उपभोग इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर दोगे तो आपका ये आ गया, सिंपल। कई जगह पे इसका नाम दे रखा होता है सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड, प्रोड्यूसर गुड्स, ठीक है, ठीक है, सिंपल है। बट आप भी चौंक गए, आप भी कहोगे इतना सिंपल तो हो नहीं सकता। सही बात है, इतना सिंपल कैसे हो जाएगा, इसमें भी कुछ ना कुछ तो भाई खिचड़ी पकानी पड़ेगी। चलिए पकाते हैं, अपना काम ही पकाने का है, मैं भी पका ही रहा हूँ इतनी देर से आप लोगों को। टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर हमें निकालना है तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है, कई बार ये नहीं दे रखा होता है, तो इसको निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, सेल
प्लस में चेंज इन स्टॉक, ये चेंज इन स्टॉक वही है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ठीक है। तो सेल प्लस में चेंज इन स्टॉक कर दोगे तो भी आ जाएगा आपका टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट, और इसमें से माइनस कर देना ये, तो बस सिंपल बन गया। कई जगह पर सेल नहीं दे रखा था, किसी किसी क्वेश्चन में तो आपको उल्लू बनाने के लिए पता क्या दे रखा होगा, दे रखा होगा टोटल सेल यूनिट। आप बच्चे से क्या समझ जाते हैं, अच्छा टोटल सेल यूनिट प्लस सेल दे रखा है तो सेल में प्लस कर देते हैं ये और आ जाते हैं, बट नहीं बउआ, टोटल सेल यूनिट कुछ भी दे रखा है, जैसे मान लो ये दे रखा है 30, और आपको देखना क्वेश्चन में अगर ये दे रखा है टोटल सेल यूनिट, तो आपको एक और चीज दे रखा होगा, पर यूनिट प्राइस भी दे रखा होगा आपको, जैसे 10, ठीक है। मतलब टोटल सेल यूनिट को लेकर मत सोचना कि वो सेल दे रखा है, नहीं, वो बस यूनिट बताएगा कितना माल बिका, कितने का बिका वो नहीं पता, तो उसके लिए पर यूनिट प्राइस कितना है 10। तो अब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा ना तो मेरा आंसर आ जाएगा 300 रुपए, तब वो जाकर के एग्जैक्ट होगा क्या मेरा सेल। तो सेल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सेल यूनिट उसमें मल्टीप्लाई कर देना पर यूनिट प्राइस, ठीक है। और सेल निकालने का एक और फॉर्मूला है, तो सेल पे ध्यान फोकस करना है। सेल का एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या, कि डोमेस्टिक सेल और इसमें से प्लस कर दो बाहर वाला सेल। तो बाहर अगर आप कोई माल सेल करते हो तो हम क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट ही तो कहते हैं, यहां से बाहर माल बेचना, एक्सपोर्ट करना, निर्यात करना, ठीक है। तो सिंपल बस यही और कुछ नहीं है इसके अंदर। तो वैल्यू एड मेथड से हम निकालते हैं जीवी एट एमपी, वीए का मतलब डीपी है यानी जीडीपी एट एमपी हम निकालते हैं। टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट उसमें से माइनस कर दोगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन जिसको सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स भी कहते हैं, तो हमारे ये आ जाएगा जीडीपी एट एमपी या जीवी एट एमपी। कई जगह पे ये नहीं दे रखा होता तो सेल प्लस में चेंज स्टॉक करोगे तो ये आ जाएगा। कई जगह पर सेल नहीं दे रखा होगा, उसकी जगह दे रखा होगा टोटल यूनिट सेल, उसको मल्टीप्लाई करना पर यूनिट प्राइस से तो भी आपका ये निकल जाएगा। कई जगह सेल नहीं दे रखा होगा तो डोमेस्टिक सेल प्लस में एक्सपोर्ट करोगे तो भी आपका सेल आ जाएगा। और इन सब से हम क्या निकाल लेंगे, तो इन सब से बस हम निकाल लेंगे जीडीपी एट एमपी। बट मुझे जीडीपी एट एमपी नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए एनएनपी एट एफसी, राष्ट्रीय आय। एन निकालना है, जी दे रखा है तो माइनस में कर दो, डेप्रिसिएशन एन दे रखा है, नेस एन निकालना है, नेशनल निकालना, डोमेस्टिक दे रखा है तो प्लस में कर दो एनएफआई ये, और एफसी निकालना है, कॉस्ट निकालनी है, मार्केट प्राइस में से माइनस कर दो एनआईटी। ओके, इज दैट क्लियर, ठीक है। देखो भाई नोट करो, पहले फटाफट जल्दी नोट करो, हो गया चलो। तो हमने क्या किया, तो हमने देखा कि भाई तीनों फॉर्मूले हमने कर लिए। अब यहां से आप देखोगे सारे क्वेश्चन लेकर आया हूं, और ये सारे क्वेश्चन आपके ऐसे क्वेश्चन हैं जो पीवाईक्यूज वाले हैं। अगर आपने इन क्वेश्चन को किया, मेरे साथ बने रहे, मैं गारंटी लेता हूं कि आपका इस चैप्टर में आप महारत बन जाओगे। वो मीम देखा ना आपने कि पहले अमेरिका कहता था क्या हो बे तुम, अब हम कहते हैं। तो उसी प्रकार से पहले नेशनल इनकम बच्चों को कहता था क्या हो बे तुम बच्चों, तुमसे नेशनल इनकम नहीं होगा। बट अब आपने मुझसे पढ़ा तो अब आप जी भर के बोलोगे बे क्या है नेशनल इनकम, कुछ नहीं है, हलवा चीज है, यूं लाओ क्वेश्चन कर दूंगा। बस बने रहना है आपको लास्ट तक, पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करवा दूंगा तो आपको कॉन्फिडेंस यहां से यहां हो जाएगा, ठीक है। बस एक चीज मैं आपसे चाहता हूं, मैं ये नहीं कहूंगा वीडियो को लाइक वाइक करो, शेयर तो कर ही दोगे आप लोग, मेरे बच्चे हो, ठीक है। बस करना क्या है, तो अभी तक जो करवाया ना एक बार उसको प्लीज रिकॉल कर लो, समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछ लेना क्लास में आकर के भी, अदरवाइज मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। बाकी सोच रहा हूं मैं इसको एक वीडियो बनाऊं और दूसरा पार्ट में बनाऊं जिसमें क्वेश्चन आंसर कराता हूं, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म कर देते, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, इंपॉर्टेंट वीडियो है तो प्लीज अपने दोस्तों को अपने क्लास में शेयर जरूर कर देना, ठीक है। बाकी मैं नेक्स्ट पार्ट अभी लेकर आता हूं।